गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देख रहे थे। वहां हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, साथ में बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी। अब हम उन ब्रांचेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उन ब्रांचेस का रिसर्च फील्ड क्या है कि हम बायोलॉजी की स्टडी करके कौन कौन से रिसर्च फील्ड को डेवलप करवा सकते हैं, तो उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो है रिसर्च फील्ड। तो रिसर्च फील्ड बेसिकली हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो है रिसर्च फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली 5 पार्ट में। तो फर्स्ट है फूड एंड बायोलॉजी। फर्स्ट है फूड एंड बायोलॉजी। अब फूड एंड बायोलॉजी का मीन्स क्या है, या फिर फूड एंड बायोलॉजी का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग के लिए जो कंपल्सरी कंटेंट है वो है फूड। रीजन, फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बेसिक फूड ह्यूमन बीइंग के लिए जैसे मीट है, जैसे फिश है, एग्स है, मिल्क, हनी, ऑयल, फैट, क्रॉप्स, जितने भी फूड के पार्ट है ये किसी न किसी एनिमल या किसी न किसी प्लांट के थ्रू आउट ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल होते हैं। अब जब हमने अपने फूड के कंटेंट्स, उनके सोर्स की अवेलेबिलिटी का हमने स्टडी कर ली है कि कहां से हमको मिल रहा है, तो अगर हम उसमें रिसर्च करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है वो देखिए। हम फूड के और अदर सोर्स को डिस्कवरी कर सकते हैं। फूड के जो कंटेंट है, उन फूड कंटेंट की क्वांटिटी को कैसे फूड के अंदर हायर कर सकें, कैसे उनको लॉन्ग टाइम तक डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे फूड की मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम आउटपुट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ये फील्ड डेवलप कर सकते हैं। जैसे बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो भी स्पेस में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना हाई वेट लेके जाते हैं उतना ही ज़्यादा चार्जेस, जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसको लॉक करने के लिए वो फूड है या वाटर है या अदर सोर्स है, उनके वेट को धीरे धीरे लो करते हैं। और लो करने के लिए फूड को, जैसा अपन फूड यूज कर रहे हैं उस टाइप में फूड को न कर फूड को कन्वर्ट करते हैं एज ए पेस्ट या एज ए मेडिसिन में, कि मिनिमम क्वांटिटी लेकर उनके बॉडी को जितनी रिक्वायर कैलोरीज होती है उसकी रिक्वायर पूरी हो जाए। तो सेम ऐसी प्रोसेस अगर यहाँ बायोलॉजी में, फूड साइंस में डेवलप करें तो उससे ये होगा कि जो हम आज फुल प्लेट फूड यूज कर रहे हैं उसके बजाय हमने 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट लिया तो उससे बॉडी को रिक्वायर कैलोरी अवेलेबल हो गई। तो ये कब पॉसिबिलिटी है कि जब फूड क्वालिटी के अंदर, जो फूड क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर हो, बहुत हायर कंटेंट में अवेलेबल हो, तो पॉसिबल है। और इसके लिए ये हमारे सामने एक रिसर्च फील्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे बात करते हैं मिल्क के। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, जिसकी स्टडी हम कहां कर रहे हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। मिल्क की स्टडी करते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये एक ब्रांच है। इसके थ्रू आउट हम मिल्क और मिल्क रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच है, इसमें सोर्स क्या क्या होता है, इसमें हम किस किस की रिसर्च कर सकते हैं। तो मिल्क की क्वालिटी को कैसे हाई किया जाए, कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, या कैसे उन एनिमल की क्वालिटी को और इंक्रीज करें, कैसे हम उनमें होने वाली डिजीज को कंट्रोल करें, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुपीरियर करें। तो ये सारी चीजें हम कहां से करेंगे, ये इस फील्ड में रिसर्च करके ही पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा मिनिमम क्वांटिटी के अंदर
जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो कैसे अवेलेबल हो। तो ये सारे के सारे प्रोसेस इस फील्ड के रिसर्च के थ्रू आउट ही पॉसिबल है। इसीलिए फूड एंड बायोलॉजी आपस में बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक इसमें रिसर्च नहीं होगी तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ वाली पॉपुलेशन के लिए जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली, फ्यूचर में जनरेट होने वाली प्रॉब्लम है फूड, वो पूरी रिक्वायर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें इसमें रिसर्च बहुत हाई लेवल पर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ डिजीज एंड बायोलॉजी। अब यहां देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ की है। हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ इज ए फिजिकल कंट्रीब्यूशन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन फॉर एनवायरनमेंट। अगर आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट के साथ में है तो आप क्या हो, फिजिकली हेल्थ हो, अदरवाइज आप किसी न किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो। तो इस रिसर्च फील्ड को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। रीजन, डिजीज प्लांट्स में भी होती है, डिजीज एनिमल्स में भी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, क्योंकि ये डिजीज का कनेक्शन है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी वर्क एफिशिएंसी रेट को कर देता है, लो कर देता है। तो यहाँ इस फील्ड के अंदर हमारे सामने जो रिसर्च के ऑप्शंस हैं वो हैं डिजीज का कॉज, डिजीज के सिम्टम्स, डिजीज का इफेक्ट, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस। ये प्लांट के लिए भी है, एनिमल के लिए भी है। और ऐसा होने के बाद में हम इजीली जितनी भी लेथल डिजीज होती है, जितनी भी हार्मफुल डिजीज होती है, उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कोविड-19 का इफेक्ट चल रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत हाई है। तो इसको स्टडी की भाई, जो अपना हेल्थ, डिजीज और बायोलॉजी जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के जो अंडर में है, इसकी रिसर्च हुई। रिसर्च से मालूम पड़ा कि इसका जो कनेक्शन है, इसका जो सेपरेशन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्फेक्शन है, वो एज ए कॉन्टेक्ट, वो भी कौन सा, क्लोज कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करता है। तो WHO ने, मेडिकल साइंस ने, इन्होंने एक गाइडलाइन शो ऑफ की और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि क्लोज कॉन्टेक्ट किसी से भी नहीं रखना है, डू नॉट क्लियरली क्लोज कॉन्टेक्ट। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, डिजीज को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। आज जो आपको ये कोरोना डिजीज नहीं हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि आपने अपने आप को किससे, पेशेंट या जितने भी हार्मफुल इफेक्ट वाले पर्सन से, जिनके अंदर ऐसे सिम्टम्स जनरेट हो रहे थे, उनसे अपने आप को क्या रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है। तो ये कैसे मालूम पड़ा, ये रिसर्च से मालूम पड़ा। तो ऐसे ही रिसर्च जितने भी करंट में, पास्ट में और फ्यूचर में डिजीज होगी, प्लांट्स के लिए हो चाहे एनिमल्स के लिए हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये रिसर्च फील्ड बहुत बेस्ट है और इसमें और भी ज्यादा स्कोप्स अवेलेबल है। फिर बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, देखो हमारी जो मेन रिक्वायर्ड है फूड, वो विदाउट एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। और एग्रीकल्चर एक्चुअल में बायोलॉजी है, बायोलॉजी ही एग्रीकल्चर है। बायोलॉजी हमें एग्रीकल्चर के प्रॉफिट, उसके हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल एनिमल्स, उनके पैरासाइटिक एनिमल्स, उनके इफेक्ट को, उनके प्रिकॉशंस को, उनके सिम्टम्स को, उनके ट्रीटमेंट को क्या करता है, हमको इन्फॉर्म करता है। उसके बाद में अगर बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उससे क्या होने वाला है, जो एग्रीकल्चर को हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करने वाले जितने भी निमेटोड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक माउस हो गया, लाइक ग्रास हॉपर हो गया, इंसेक्ट्स हैं, ये जितने भी हैं, और कुछ प्रॉफिटेबल भी है, लाइक हनी बी, लाइक लैक इंसेक्ट, लाइक सिल्कवर्म, ये जितने भी हैं, तो इन सब में डिफरेंस शो ऑफ करवा रहा है। हमें ये बता रहा है कि हम कौन से इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करें और कौन से इंसेक्ट को क्या करें, कंजर्व करें। क्यों? क्योंकि वो हमको इकोनॉमिकली प्रॉफिट देगा। इसके बेसिस पर ही हम एक ही फार्म के अंदर हम एक साथ में कई तरह के कल्चर को डेवलप करवा सकते हैं। बेसिकली जो अपना ओल्ड टाइप एग्रीकल्चर या फार्मिंग प्रोसेस था, उसके थ्रू आउट सीजन के अंदर
या ईयर के अंदर 2 और 3 क्रॉपिंग करनी है। ये हमारा बेसिक फंडा है एग्रीकल्चर बेस्ड। बट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या बता रही है कि आप अपने फार्म के अंदर 2, 3, 4, 5 मल्टी टाइम फार्मिंग कर सकते हैं। प्लस आप उसी फार्म के अंदर उसके एक पार्ट के अंदर, जैसे बोर्ड पे शॉप कर रहा हूं मैं आपको, ये आपका फार्म है। अब आप इस पूरे फार्म में फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ आपने अपने कैटल्स को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी रिक्वायर्स है, ठीक है, ये आपने फार्मिंग कर रखी है। अब अगर इसी फार्म के बीच में यहाँ पर आपने आर्टिफिशियल कॉम्ब जो हनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने शिफ्ट कर दिए, तो आपको चेंजेस फार्म में कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको उसको स्टैंड करना है। तो उससे आपका क्या हो गया, इनकम सोर्स इंक्रीज हो गया। आप अपने फार्म के अंदर बायोगैस प्लांट लगाते हैं। बायोगैस प्लांट आपने अपने फार्म में शिफ्ट कर दिया। बेनिफिट क्या, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो फार्मिंग से, कैटल से मिल रहा है, और उसका यूज क्या होगा, इस फार्म के अंदर भी यूज होगा, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजर बनेगी वो इसके लिए बेस्ट है। प्लस इससे बायोगैस बन रही है, जिसको हम क्या करते हैं, एज ए फूड या अपन हाउस में अपने जनरल यूजेस में ले सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ में रिसर्च करने पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है। फिर माइक्रोब्स के थ्रू आउट हम फार्मिंग को कैसे और हाई लेवल पे कर सकें। जैसे पुराने समय के अंदर कोई भी अपने फार्म के अंदर मशरूम फार्मिंग नहीं करता था, बट आजकल इसका स्कोप रेगुलरली डेवलप है। और यही रीजन है कि लोग मिनिमम टाइम पर एक छोटे से फार्म के अंदर भी लाखों करोड़ों रुपए के अंदर मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी किस पर है, ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी के साथ में रिसर्च करने का रिजल्ट है। हम यहाँ पर अपने फार्म को विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल के यूजेस के हम बायोलॉजिकल और क्रॉप मैनेजमेंट के थ्रू आउट हम क्या कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। नंबर 4, इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हमें रिसर्च के लिए फील्ड अवेलेबल करा रही है। देखो जैसे फूड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये तीनों वो ब्रांचेस हैं जो किसी भी कॉर्प में, किसी भी सोसाइटी में और किसी भी रीजन के अंदर हाई क्वांटिटी या बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे बेस्ट क्वालिटी के होंगे तो मार्केट में एक अच्छी इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड हो सकती है, जिससे इकोनॉमिक सोर्स भी जनरेट होगा और जिससे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट भी हायर क्वालिटी पर होगा। तो ये रिसर्च फील्ड है। मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट जो आज की नीड है वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी हम फार्मिंग या जितने भी हम मार्केट के रेडीमेड प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो वो किसी न किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू आउट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम इन फील्ड में रिसर्च करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, या प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करके वहां पर बायो डिकम्पोजर प्रोडक्ट को यूज करें, तो उससे एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन बीइंग का भी डेवलपमेंट श्योरली है। तो ये एक बेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी। एनिमल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी। अब देखते हैं क्या है एनिमल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी। हमारी नीड्स एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ये दोनों हमारी नीड्स हैं। बट ह्यूमन की पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वो नेचुरल सोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि एनिमल की पॉपुलेशन और प्लांट फॉरेस्ट इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और ये इतनी डिफिशियंसी हो रही है इनकी कि कुछ स्पीसीज तो अर्थ से डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
जैसे राजस्थान में वल्चर की क्वांटिटी बहुत माइनर लेवल पर आ गई है, यहाँ तक कि कुछ एरिया में तो वल्चर अवेलेबल भी नहीं है। तो ये इफेक्ट है ह्यूमन का बहुत हाई लेवल पर डेवलपमेंट का, उसकी अपॉर्चुनिटीज का। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एनिमल का ह्यूमन के साथ में क्या कनेक्शन है, कैसे उसको डेवलप करवाएं। तो इसी का इफेक्ट क्या हुआ, आपने देखा होगा जितने भी जू हैं, जितने भी सेंचुरीज हैं, जितने भी ये नेचुरल पार्क्स हैं, इन सब के अंदर एनिमल्स को शिफ्ट किया जा रहा है, या उनका जो नेचुरल पैलेस है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल डेवलप करवाकर उनकी ग्रोथ करवाई जा रही है। जैसे रणथंभौर, जैसे सरिस्का, ताल छापर, गुजरात में गिर सेंचुरी, ये वो रिजर्व पार्क है जहाँ पर एनिमल्स की बेसिक उनकी नेचुरली ग्रोथ करवाई जा रही है। रीजन, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपको बोर्ड पर एग्जांपल से शो कर रहा हूँ, देखिए आप। हर एनिमल की एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो जैसे ये है प्लांट को एज ए फूड यूज कर रहे हैं इंसेक्ट को यूज कर रहा है फ्रॉग, इस पर डिपेंड है स्नेक, और स्नेक पर डिपेंड है ईगल। ये एक फूड चेन है। अब इस फूड चेन के अंदर प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये कंटेंट अवेलेबल है। अगर हम इनमें से किसी भी एक कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर दें, जैसे मैंने फ्रॉग को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होना है वो देखिए आप। प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट को एज ए फूड यूज कौन कर रहा है, इंसेक्ट, ठीक है, तो इंसेक्ट की ग्रोथ होगी। बट इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई नहीं है, तो इंसेक्ट की ग्रोथ हाई होगी, इंसेक्ट की क्वांटिटी हाई होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्लांट की पॉपुलेशन कम होगी। रीजन, क्योंकि यूजर हो गए ज्यादा और प्रोडक्ट हो गया कम, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन में क्या होगा, इसको ज्यादा डैमेज होगा। और उसके बाद में क्या होगा, जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो उसमें से जो हाई क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी होंगे वो बचेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फिर बाद में इनका फूड कुछ रहेगा नहीं, तो ये भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय। तो ये करो। अब यहां देखते हैं, स्नेक का फूड था फ्रॉग डिस्ट्रॉय हो गए, तो स्नेक का फूड नहीं तो स्नेक डिस्ट्रॉय तो ईगल डिस्ट्रॉय तो पूरी की पूरी ब्रांच डिस्ट्रॉय। तो हर एनिमल की एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर रोल होता है, तो उस रोल को मैनेज करने के लिए एनिमल्स का जो उसको उनको प्रोटेक्शन करना जरूरी है, उनको कंजर्व करना जरूरी है। क्योंकि एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जैसे हम कैटल्स की बात करें तो कैटल्स डायरेक्टली हमारे लिए बेस्ट सोर्स है हमारे बेसिक फूड्स का, बेसिक नीड्स का। तो कुछ इनडायरेक्टली और कुछ डायरेक्टली सोर्स है। तो इसका रिसर्च करके कि कैसे उनको डेवलप करवाया जाए, कैसे उनकी पॉपुलेशन को ग्रो करवा सके, तो इसके लिए भी एक बेस्ट फील्ड है। तो ये बेसिक 5 फील्ड थे, जिसमें फूड एंड बायोलॉजी, हेल्थ, डिजीज एंड बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंड बायोलॉजी, और था फिर एनिमल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी। ये वो रिसर्च फील्ड है जो हमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी को डेवलप करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब करते हैं बायोलॉजी का किसमें, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस। Importance of agriculture. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहां पर ह्यूमन बीइंग के लिए जितने भी यूजफुल प्लांट्स हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उनका डीपली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। और उन्हीं डीपली स्टडीज के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कौन कौन से कमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एग्रोनॉमी।
एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी हमें ये क्लियर करता है कि जितने भी क्रॉप प्रोडक्ट हैं, जो सोयल मैनेजमेंट है, उनसे रिलेटेड स्टडी है। क्रॉप प्रोडक्ट और सोयल मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडी है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एग्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप में जितने भी बेस्ट या जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्रॉप प्रोसेस है, उनको अपन यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो अपना प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है, पर्टिकुलर उसका इफेक्ट होता है। आज हम किसी फार्म में बात करते हैं, उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी आप देखो, उस पर लिखा हुआ होता है पैकेट के ऊपर कि 1 kg पर हेक्टेयर, 4 kg पर हेक्टेयर, 25 kg पर हेक्टेयर। तो ये उनका इफेक्ट है कि वो उतने हेक्टेयर के लिए उतना केजी रिक्वायर होता है। अगर हम उसकी क्वांटिटी को हाई कर देंगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट जनरेट होगा, लो करेंगे तो उसका इफेक्ट जनरेट ही नहीं होगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक प्रोसेस के थ्रू आउट एग्रोनॉमी को हमें ये बता रही है कि प्रोसेस के थ्रू आउट हमको उसको फॉलो करना है, तो उसी से मिनिमम टाइम पर बेस्ट रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट डायरेक्टली किसी भी बिजनेस की मेन रिक्वायर है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वो फॉरेस्ट के थ्रू होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट और वाटर सोर्स की डिफिशियंसी है, और इसी का इफेक्ट ये है कि यहाँ के बिजनेसमैन मोस्टली इंडिया के अंदर साउथ में जाकर अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं। रीजन वहाँ फॉरेस्ट है और वहाँ पर वाटर सोर्स अवेलेबिलिटी हायर है। इसी का इफेक्ट है कि उनको रॉ मटेरियल है, करंट है, ये सारे चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। और राजस्थान के अंदर ये सारी दोनों चीजें कैसी है, बहुत डिफिशियंसी इनकी, और इसी का इफेक्ट ये हो रहा है कि बेसिक लाइफ के लिए भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहे। रीजन क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई लेवल पर ग्रो कर रही है, और उसी का इफेक्ट है कि लोग फॉरेस्ट को रेगुलर डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, उसमें फॉरेस्ट को डेवलप करवाना, और साथ में उनका एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से यूजेस करना, ये जो स्टडी है, ये पूरा पोर्शन है, ये फॉरेस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, और इसीलिए आजकल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री मतलब आपने देखा होगा, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट या एनजीओ जितनी भी है वो ग्रीनरी के लिए रेगुलर क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। तो ये उसी का टो है, मीन्स उससे रेगुलर हम इसको डेवलप करवाएं, जिससे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन जनरेट हो। कोरोना के इफेक्ट के अंदर जैसे पॉल्यूशन का इफेक्ट कम हुआ, उसी के रीजन से पूरा एनवायरमेंट पूरा क्लीन अप हुआ था। तो ऐसा अगर रेगुलर रहे तो ह्यूमन में जो बेसिक डिजीज है, प्लांट का है, जो बेसिक प्रोडक्ट है, वो बेस्ट क्वालिटी का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम प्लांट प्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग आज हर ह्यूमन की जो रिक्वायर होती है, हर फार्मर की रिक्वायर है कि उसके फार्म का प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो, और बेस्ट क्वालिटी का होने के लिए वो रेगुलर उसके लिए जितने भी सोर्स हैं वो यूज भी कर रहा है, बट रिजल्ट कभी बेस्ट और कभी लो में अवेलेबल होता है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो हम सीड काम में ले रहे हैं, हम जो प्रोसेस काम में ले रहे हैं, वो बेस्ट क्वालिटी का हो तो ही रिजल्ट बेस्ट अवेलेबल होना है। तो इसी को जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी ही क्या है, जेनेटिक्स है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपने नाम सुना होगा, मेंडल। ठीक है, तो प्लांट्स की जीनोटाइप में ऐसे चेंजेस करना है कि जिससे ह्यूमन बीइंग के लिए या अदर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हो। इसके लिए न्यू जो वेरिएंट्स हैं उनको डेवलप करवाना ही इसका जो ये ब्रांच है, कौन सी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। इसका मेन मोटिव क्या है कि न्यू स्पीसीज डेवलप करवाना। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था
उसी का इफेक्ट हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट ही जो करंट में आप वीट की जो क्रॉप देख रहे हो, जो ड्राफ्ट साइज है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट इसी फील्ड के थ्रू आउट हुआ था कि जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया गया था। और उसका इफेक्ट ये है कि आज इंडिया जो वीट का है वो एक्सपोर्ट करता है। पहले कंडीशन की इंपोर्ट करना पड़ता था, अब ये है कि यहाँ की रिक्वायर होने के बाद में उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये केवल और केवल उसकी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू आउट ही पॉसिबिलिटी हुई है। तो एक ये अच्छी ब्रांच है जिसमें हम एग्रीकल्चर के सोर्स को डेवलप करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, इसी का इफेक्ट है कि आज हर ह्यूमन बीइंग को फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है। रीजन, ऐसे सीड्स और ऐसे वेरिएंट्स एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में डेवलप हुए हैं जिनको हम अपने घर पे बेसमेंट में, किचन गार्डन के अंदर, कहीं पर भी अपने रूफ में, इन गार्डन के अंदर वेजिटेबल्स को या फ्रूट प्लांट्स को डेवलप करवा सकते हैं। क्योंकि हॉर्टिकल्चर के थ्रू आउट ग्राफ्टेड वेरिएंट्स का डेवलपमेंट हुआ है। ग्राफ्टेड वेरिएंट मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है। तो ये पॉसिबिलिटी इसी रीजन से हुई है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको डेवलप करवाने के लिए जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है वही है हॉर्टिकल्चर। तो बॉटनी की ये जो ब्रांच है ये बहुत फास्टली ग्रो कर रही है और इसी रीजन से लगभग पॉसिबिलिटी हुई है कि सबको फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स अवेलेबल हो सके, क्योंकि इसमें न्यू स्पीसीज और न्यू वेरिएंट्स को डेवलप करवाया जा रहा है। फिर आता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, जैसे ह्यूमन बीइंग में डिजीज होती है वैसे प्लांट्स में भी डिजीज होती है। क्रॉप्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में जो बेसिक डिजीज होती है उनकी स्टडी ही प्लांट पैथोलॉजी का मेन जो टॉपिक है वो ये रहता है। जितने भी हेल्थी प्लांट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन की स्टडी करना, उनमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और जो अपने लोकल क्रॉप्स है, फिर अपने जो लोकल क्रॉप्स हैं उनको बहुत हाई क्वांटिटी के ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट करवाना, ये सारी चीजें ये प्लांट पैथोलॉजी का मेन मोटिव है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के इफेक्ट से जो प्लांट्स के अंदर डिफिशियंसी जनरेट होती है उसके इफेक्ट को कम करना। फिर आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर हम केमिकल्स का रेगुलर स्प्रे करते हैं, ये कब करना है, जब रिक्वायर है। तो ये हमें प्लांट पैथोलॉजी ही इन्फॉर्म करती है कि कब कौन से प्लांट में किसकी रिक्वायर है। 90% तक पिछले ईयर में ये रिजल्ट सामने आया है कि जितने फार्मर है वो विदाउट सोयल टेस्टिंग के अपने फार्म में क्या करते हैं, फार्मिंग कर लेते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है कि अब हमें ये इन्फॉर्म नहीं होता, हमें ये नॉलेज में नहीं होता कि हमारा जो फार्म है वो यूरिया के लिए रिक्वायर कर रहा है या जिंक के लिए रिक्वायर कर रहा है। हम डायरेक्टली फसल को क्या कर रहे हैं, डेवलप करवा रहे हैं। उसमें कंफर्म नहीं कर रखा है कि हर क्रॉप के अंदर हमको यूरिया, डीएपी, ये फर्टिलाइजर यूज करना है। बट सोइल की रिक्वायर क्या है, एक्चुअल में सोइल में सोडियम की डिफिशियंसी है या जिंक की डिफिशियंसी है, ये कब क्लियर होने वाली है, जब उसकी टेस्टिंग होगी। और ये सारी चीजें कहाँ आती है, ये प्लांट पैथोलॉजी में। इसीलिए थोड़ा सा अगर हम इसने साइंटिफिक मेथड को यूज करें तो हम प्रोडक्ट को बहुत हाई लेवल पर यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हाई लेवल पर अचीव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फार्मेकोलॉजी। ये जो ब्रांच है ये हमें जो मेडिसिन प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे इसबगोल है, सफेद मूसली है, अश्वगंधा है, ओपियम है, ये मेडिकेटेड प्लांट है। एलोवेरा है, ये मेडिकेटेड प्लांट है। इनको डेवलप करवाने के लिए ये ब्रांच हमको मोटिवेट करती है। ऑर्गेनिक और आयुर्वेद का डेवलपमेंट जब से हुआ है तब से मार्केट के अंदर जो बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनकी रिक्वायर हुई है। और उनकी रिक्वायर कब होगी,
कंप्लीट जब हम इनके प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एक ये बेस्ट इनकम सोर्स है कि ईसबगोल, सफेद मूसली है, अश्वगंधा, ओपीएम है, फिर अपना तो मेडिकेटेड प्लांट का डेवलपमेंट बहुत कंपल्सरी है और इसके इफेक्ट से हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये जो ब्रांचेस जो हमने स्टडी की है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए जितने भी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्ट है, उनका एक बेसिक मैनेजमेंट है वो कंपल्सरी है। तो इससे हम डेवलपमेंट और प्रॉफिट बहुत हाई लेवल पर ले सकते हैं। तो ये था टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं।